Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। क्या दिख रहा है आपको? एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन हम करेंगे चैप्टर 2 के। चैप्टर बहुत बढ़िया, अच्छा, बड़ा और बहुत ही अच्छा चैप्टर था आपका, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, है ना। बेहतरीन, उम्दा जो हम कह सकते हैं, अच्छा चैप्टर था। तो जिसके बारे में हम जो बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के बीच में, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं भाई अपनी, है ना। हम उनको छोड़ तो नहीं सकते, है ना। चलो तो फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देना है। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 7 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? ऑब्जर्व द लैंड, type of soil and water availability in the region you live. Discuss in your class how it has influenced the lifestyle of people there. आप जहाँ रहते हो ना, जहाँ भी आप रहते हो सकता है आप लोग कोई डेजर्ट एरिया से होंगे, है ना, कोई ऐसे एरिया से होंगे जहाँ खूब बारिश होती होगी, कोई ऐसे एरिया से होंगे जो प्लेन से होंगे, कोई प्लेट्यू एरिया से होंगे, या कोई माउंटेनियस रीजन से होंगे, या ठीक है। तो आपको लैंड ऑब्जर्व करना है और टाइप ऑफ सॉइल, है ना, मिट्टी कैसी है, एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द रीजन यू लिव, और जिस रीजन में आप रहते हैं वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। डिस्कस इन योर क्लास, आपको क्लास में डिस्कस करना है हाउ इट हैज इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल देयर, कैसे इसने वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, उनकी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करा है ना। जैसे आप हो तो आप जिस भी जगह पे रहते हो तो हो सकता है वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हमारे एरिया में खेती बाड़ी बहुत होती है क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी है, प्लेन एरिया है। कोई आपके यहाँ बोलेगा कि जो हमारे यहाँ की मिट्टी वो इतनी अच्छी नहीं है, ज़मीन भी उबड़ खाबड़ सी है ना, ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट भी ऐसा नहीं रहता, तो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, हम दूसरे काम ज़्यादा करते हैं, दूसरे ऑक्यूपेशन में ज़्यादा है, और लाइफस्टाइल ऐसी। तो वही आपको डिस्कस करके बताना है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं एक जैसे एरिया में रहते होंगे, है ना, सब अपने अपना सबका एरिया डिफर करता होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलो, The land, type of soil and water availability in the region influence the lifestyle of people living there. They affect the economic activities of the people. If the land is fertile and there is enough water available for irrigation, people will adopt agricultural activities. है ना। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। मैं इसका ब्रीफ ऐसे मैं समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका एरिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जो लैंड है या टाइप ऑफ सॉइल है, जिस तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी है, वो क्या इन्फ्लुएंस करती है, जो भी इंसान, जो भी पीपल, पब्लिक जनता वहाँ रह रही है, उनकी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। दे अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, है ना, लोगों की, पीपल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करती है, वो अफेक्ट करती है। कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा काम करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे या इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाएंगे या फैक्ट्री लगाएंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, तो किस टाइप की ज़मीन है, कैसा वहाँ चीज़ें हैं, सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग डिफर करता है। इफ़ द लैंड इज़ फर्टाइल, अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर ज़मीन फर्टाइल है, मिट्टी अच्छी है और पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी, क्योंकि हमने वाटर अवेलेबिलिटी की भी बात की थी, तो लोग ये देखा जाएगा कि कौन सा एक्टिविटीज़ में एंगेज रहेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लोग ज़्यादा एंगेज रहेंगे। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है आंसर कर सकते हैं, आपका एरिया कैसा है उसको डिफर कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसे डिफर करेगी। तो जैसे मैंने एग्रीकल्चर या फर्टाइल लैंड वगैरह का एग्जांपल दे दिया, हो सकता है आपके एरिया में आप ये बोलो एग्रीकल्चर नहीं होता, ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है, मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ अच्छे से? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या तो नहीं है? ओके। क्वेश्चन 2 पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है। टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर फैमिली और नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द लैंड यूज ओवर द ईयर्स।
in the place where you live, display your findings on the bulletin board in your classroom. आपको जो अपने बड़े हैं, है ना, फैमिली में उनसे बात करनी है या नेबरहुड से किसी से भी बात कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसके अबाउट चेंजेस इन द लैंड यू यूज ओवर द ईयर्स, है ना, जो भी लैंड आप यूज कर रहे हैं लगभग सालों से उनमें क्या क्या जो बदलाव आए हैं, कैसे कैसे चेंजेस हुए, उसके रिगार्डिंग बात करनी है. इन द प्लेस वेयर यू लिव, जिस जगह पे आप रहते हैं. डिस्कस योर फाइंडिंग्स ऑन अ बुलेटिन बोर्ड इन योर क्लासरूम. जो भी आपने ढूंढा है, जो भी आपको पता लगाया है, लगा लिया आपने, जो भी पूछा, इन्फॉर्मेशन मिली है ना, उनको बुलेटिन बोर्ड में आपको बताना है. ठीक है, डिस्प्ले में बताना है. क्लियर? तो आप अपने एल्डर या नेबरहुड में बात करके जैसा जैसा जो आंसर लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. इन माई नेबरहुड देयर आर बिग फील्ड्स वेयर फार्मिंग यूज टू बी डन. अगर मैं बात करूँ अपने नेबरहुड की, है ना, तो मेरे पहले नेबरहुड में बड़े बड़े जो है फील्ड हो से खेत हुआ करते थे, वेयर फार्मिंग यूज टू बी डन, जहाँ पे फार्मिंग की जाती थी, है ना. मेरे नेबरहुड में क्या बड़े बड़े खेत खलियान हुआ करते थे जहाँ पे हम फार्मिंग वगैरह करते थे बढ़िया तरीके से. देयर वर 2 वेल्स विच वर यूज टू इरीगेट फील्ड्स. वहाँ पे उस टाइम पे क्या होते थे, 2 कुएं हमने देखा था उस जमाने में. उस टाइम पे 2 कुएं हुआ करते थे जिससे हम सिंचाई करते थे अपने खेतों की. सम पीपल रियर्ड कैटल्स एंड सेल मिल्क इन द मार्केट. अब कुछ पीपल ऐसे थे, कुछ तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ जो जानवर वगैरह पालते थे, है ना, कैटल रियर करते थे और उनका जो दूध है मार्केट में बेचा करते थे. नाउ ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ट. लेकिन अब क्या हो गई है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं. ब्रॉड मेटल रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर स्मूथ ट्रांसपोर्टिंग. अब स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें बन गई है ना, मेटल रोड्स बन गई हैं. अब बदल चुकी हैं चीज़ें, पहले अलग थी. तो क्या पता करा नेबरहुड में कि भाई पहले बड़े बड़े फील्ड फार्मिंग हुआ करती थी, है ना, फार्म्स हुआ करते थे, उसमें खेती बाड़ी हुआ करती थी, है ना, कुएं हुआ करते थे तो लोग कुओं से जो है सिंचाई करते थे. कुछ लोग जो है जानवर वगैरह पालते थे, उनके दूध वगैरह को जो है सेल करते थे मार्केट में. लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है ना, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड बन गई. तो ये सब हो गया है. तो इस तरीके से बदलाव हुए हैं. रियल में ऐसा है भी, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आपके मतलब आप पूछेंगे अपने बड़े जो घर में एल्डर लोग हैं या नेबरहुड वालों से, तो बताएंगे देखना कि नहीं नहीं पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, अब बनी. पहले तो यहाँ पे ये हुआ करता था, हाँ पहले यहाँ पे खेत हुआ करते थे, अब वहाँ पे पूरे जो है प्रॉपर्टी लेके वहाँ पे जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी. आपको यही सुनने में मिलेगा. ठीक है, चलो आ रहा है समझ में अच्छे से. क्वेश्चन 3 पेज नंबर 12 का क्वेश्चन. इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल. कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्व हाउ आर दे डिफरेंट. वैसे आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, लेकिन मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आपको रखी है सामने, बताइए, वरना आप भी कर सकते हो. आपको क्या करना है, आपको ये पता है, यहाँ बताया गया कि इंडिया में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ अवेलेबल होती है. इंडिया में एलुवियल सॉइल भी होती है, ब्लैक सॉइल भी होती है, रेड सॉइल भी होती है, लेटराइट सॉइल भी होती है, डेजर्टिक भी होती है और माउंटेन सॉइल भी होती है. इतने किस्म की, इतने टाइप की सॉइल होती है. कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्व. आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल को लेना है और ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये डिफरेंट है, कैसे ये जो मिट्टी है, जो सॉइल है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है. चलो, alluvial soil are loamier and more clay in nature. The color of the alluvial soil varies from the light grey to ash grey. अब जैसे जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन इसमें डाला है तो मैं बताऊंगी कि एलुवियल जो सॉइल है वो कैसी होती है, लोमियर होती है, थोड़ा सा क्ले टाइप की, जैसे क्ले होते हैं ना उस टाइप की रहेगी. कलरफुल होती है. कलर कैसा रहता है जो एलुवियल सॉइल का, वो लाइट ग्रे से लेके ऐश ग्रे तक, मतलब चेंज हो सकता है, लाइट ग्रे भी हो सकता है, थोड़ा सा राख जैसा ग्रे, जो राख होती है ना, ऐश यानी जो राख होती है जब किसी चीज़ को जला देते हैं, तो वैसा कलर भी हो सकता है. ब्लैक कॉटन सॉइल या जिसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, इज हाईली क्ले. ये क्लेई सॉइल होती है. इट इज डीप एंड इम्परमिएबल एंड दस हैज हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर. ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, क्योंकि ब्लैक सॉइल में हम कॉटन के लिए बोलते हैं, कॉटन अच्छी उगती है, तो इम्परमिएबल होती है. अच्छा खासा जो वाटर को रिटेन करने का जो रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी रहती है इसमें. ठीक है, और ब्लैक कलर की होगी. रेड सॉइल टेक्सचर वेरीज फ्रॉम सैंड टू क्ले एंड लोम. अगर हम बात करें रेड, ये रेस नहीं, रेड है. रेड सॉइल का जो टेक्सचर है कैसा रहता है, सैंड टू क्ले और लोम थोड़ा सा. द सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर. रेड सॉइल है तो रेडिश कलर सी रहेगी, है ना, क्योंकि वाइट डिफ्यूजन आयरन और क्रिस्टलाइन ऐसे उसमें रहेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक्स का मिश्रण उसमें रहेगा, तो जिसके कारण थोड़ा सा रेडिश कलर उसमें देखने को मिलता है. तो ये कौन सी है, रेड सॉइल का टेक्सचर है. आप अपने अकॉर्डिंग सॉइल को ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते हैं, ये मैंने रेफरेंस के लिए आपको बताया.
लेटराइट सॉइल आर वाइडली यूज्ड एज ब्रिक्स बिकॉज दे आर हार्ड, दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर। लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये ईंटें बनाने में काम आता है ना। ईंट जो होती है ना, ईंट कैसी दिखती है, लाल लाल सी दिखती है, ब्राउनिश थोड़ी ईंट बोलते हैं ना, ऐसी दिखती है। तो ईंट कैसी होती है, हार्ड, तो इसलिए बनाने में लेटराइट सॉइल यूज होती है। और ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है कलर में, है ना, मैंने बताया रेड सा रहेगा, थोड़ा ब्राउन सा। डेजर्ट सॉइल आर सैंडी एंड ग्रेवली। डेजर्ट सॉइल में बी ग्रे कलर्ड, ब्राउन और इवन ब्रिक रेड। डेजर्ट सॉइल की हम बात करें तो डेजर्ट रेत जैसा रहता है, ग्रे कलर भी मिलेगी, ब्राउन भी होगा, इवन ब्रिक जैसा लाल कलर भी मिलता है रेत का। द टेक्सचर ऑफ माउंटेन सॉइल कैन बी लोमी और क्लेई, देयर कलर इज डार्क ब्राउन। अगर हम बात करें डेजर्ट जो है माउंटेन सॉइल की, सॉरी, ये कैसी रहेगी, लोमी रहेगी और क्लेई रहेगी, और उसका जो कलर है कैसा रहेगा, डार्क ब्राउन कलर की रहेगी, है ना। तो आप जरूर देखिए, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। आप कलर देखिए, जानिए, रिसर्च कीजिए, गूगल वगैरह में देख लीजिए, तो आपको कलर समझ में आ जाएगा। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, इन्फॉर्मेशन से मैच कीजिए, ठीक है। चलो, पेज नंबर 14 का क्वेश्चन एक्टिविटी है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ द वाटर एवरी डे, कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट। हमें क्या बताया जा रहा है, एक्टिविटी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी कि एवरेज अर्बन इंडियन मतलब शहर के लोग, है ना, जो सिटी पीपल होते हैं, सिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो ऑलमोस्ट 150 लीटर्स का जो पानी है एवरीडे यूज़ करते ही करते हैं। मतलब 150 लीटर्स का जो पानी की खपत वो रोज़ की उनकी होनी है। कैन यू सजेस्ट, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ तरीके, कुछ वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट, इस जो इतना ज़्यादा जो 150 लीटर्स की खपत ये लोग कर रहे हैं, इसको कम करने के। तो देखो, अगर हम देखें टोटल 150 कैसे हो रहा है, 150 कैसे हो जाए, ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर जो है, लीटर्स पर पर्सन इतना यूज़ हो रहा है। कुकिंग के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, 4, है ना, ये ड्रिंकिंग के लिए। उसके बाद बाथिंग के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, 20। फिर यहाँ पे फ्लशिंग के लिए 40, कपड़े धोने के लिए 40, है ना, बर्तन धोने के लिए 40 और 20 हो रहा है, गार्डनिंग के लिए 23। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 150। तो इतनी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए, गार्डनिंग के लिए। क्लियर। तो क्या तरीका हम अपना सकते हैं कि इनके यूसेज को कम करें, ठीक है। चलो, द वेज टू ब्रिंग डाउन द यूज ऑफ वाटर, क्या तरीके हम अपना सकते हैं। वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कैन बी यूज इन द टॉयलेट, दस द वाटर यूज फॉर द फ्लशिंग कैन बी सेव्ड। अब जैसे जो हम वॉशिंग, जो क्या कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं, कपड़ों का पानी गंदा निकलता है, हम किसी बकेट, किसी टैंक में से संभाल के रख लें, फिर जब वॉशरूम वगैरह जाएं तो फ्लश में या ऐसे पानी डालने के लिए हम उस पानी को यूज़ कर लें ना। साफ पानी ही यूज़ करना ज़रूरी है क्या, कपड़ों का जो धुला हुआ पानी है वो यूज़ कर लें, है ना, ऐसा कर सकते हैं। वाटर यूज वाइल कुकिंग फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, राइस कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग। अब जो हम वाटर यूज़ करते हैं वेजिटेबल, सब्जी वगैरह धोने में, चावल वगैरह धोने में, है ना, हम धो के ही बनाते हैं, तो वो जो पानी बच रहा है उसको गार्डनिंग में कर लें, गार्डन वगैरह में डाल दें, पेड़ों में डाल दें, ऐसा हो सकता है। इन दिस वे द वाटर यूज फॉर गार्डनिंग कैन बी सेव्ड। इस तरीके से जो गार्डनिंग में हम इतना सारा पानी यूज़ करते हैं, तो यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं बेसिकली, 1-2 तरीके आप और भी बता सकते हैं जिनके थ्रू हम पानी को एक जगह यूज़ कर रहे हैं, फिर उसका जो थोड़ा पानी मतलब निकल रहा है जो यूज़ करके, उसको वॉशरूम या गार्डन वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि वो फ्रेश वाटर की तरह तो यूज़ नहीं हो सकता, तो जहाँ वो सही तरीके से यूज हो जाए, वॉशरूम वगैरह फ्लशिंग के लिए, है ना, क्लीनिंग मतलब वो गार्डनिंग के लिए, तो वहाँ यूज़ कर लो तो बेटर है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके जिनसे हम वाटर का यूज़ कम कर सकते हैं, है ना, यूसेज डाउन कर सकते हैं। चलो, रीड द न्यूज आइटम, पेज नंबर 18 का क्वेश्चन, एंड फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया, कुड इट बी अवॉइडेड। आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि कैसे फायर, आग जो है कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुई। ये जो हेडलाइंस दी है इसको रीड करके समझते हैं, और क्या इसे अवॉइड किया जा सकता है। एज कैलिफोर्निया फायर्स रेज फॉर 4 डे, होप रेस्ट ऑन विंड ईजिंग। चलो ठीक है, ये अभी ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमसे रीजन पूछा है कि कैसे स्टार्ट हुई, तो रीजन कैसे पता चलेगा। फॉरेस्ट फायर किल 41 इन ग्रीस, अच्छा ठीक है। एज कैलिफोर्निया फायर्स डे, होप रेस्ट ऑन, चलो ठीक है। कैलिफोर्निया ब्रीथ्स इजी एज फायर टेम, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स स्प्रेड नियरली अ मिलियन टोल्ड टू फ्ली, अच्छा ठीक है। किड विथ मैचेस स्टार्टेड मैसिव यूएस फायर, अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे बॉय एडमिटेड स्पार्किंग वन ऑफ द कैलिफोर्निया फायर्स दैट डिस्ट्रॉयड 2100 होम्स, लेफ्ट 14 डेड। अब एक रीजन ये समझ में आ रहा है कि बच्चे ने जो माचिस है ना,
उसके कारण क्या हुआ, जलाया हुआ कुछ और आग लग गई, हो सकता है वहाँ आग वाग लगाई हो, जैसे हम क्या करते हैं घरों में पूजा वगैरह करते हैं, है ना, दिया वगैरह जलाते, तो कई बार दिया जैसे आसपास का जो कपड़े हैं या जो हमारे ही कपड़े आग पकड़ लेते तो बहुत ज़्यादा आग लग सकती है। तो ऐसे ही उसने कुछ करा होगा भाई, थोड़ा बहुत आग लगाई होगी, जंगल जल गया, आसपास के जो घर है वो जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए, लगभग 14 लोग की डेथ हो गई। तो ये रीज़न हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या ऐसे अवॉइड किया जा सकता है इन चीज़ों को, तो वो देखना है। The fire started due to the careless behavior of a child while playing with the matchstick. It would have fallen on the straw stick or wood which converted into a massive fire. जैसे अब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, बताया हुआ है। फायर स्टार्ट हुई क्यों, क्योंकि जो बच्चे का केयरलेस बिहेवियर था, वो खेल रहा था मैच स्टिक से, है ना, जो गिर गई एज अ स्ट्रॉ स्टिक में, और वुड लकड़ी जली, जिसके कारण और ज़्यादा बड़ा, पहले तो लकड़ी जली और फिर जलते 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 पूरा जंगल ही खाक हो गया। Such fire accidents can be avoided by creating awareness among the masses through campaigning in local languages. अब कोई कैंपेनिंग कर रहा है, ठीक है, करो, आप कैंप वगैरह लगा रहे हो, अच्छी बात है, आप फायर का यूज़ करो, ठीक है, नीड है, लेकिन थोड़ा अवेयर होके करो ना। अंधाधुंधे की आग लगा दी और ये नहीं देख रहे कि आग भाई दूसरे पेड़ पकड़ सकते हैं, धीरे धीरे दूसरा पेड़ पकड़ लेगा और ग्रुप पहले ऐसे करके पूरा जंगल ही खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो आप क्या करो भाई, थोड़ा सा उनकी लोकल लैंग्वेजेस में, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, आपके यहाँ अगर कोई कैंपिंग वगैरह के लिए आ रहा है तो उनको थोड़ा सा अवेयर करो कि भाई आप आग लगा रहे हो तो नहीं लगाओ, कोशिश यही करो, लेकिन सोच समझ के, कम एरिया में, है ना, आसपास थोड़ा नज़र मार लो कि आग फैल के इधर उधर तो नहीं जा रही है, आग जली तो नहीं छोड़ दी, तो धीरे धीरे जलते 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 एक पेड़ दूसरा पेड़ करते करते जंगल जल जाए। तो इस तरीके से हम इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई और तरीका है तो वो आप बता सकते हैं कॉमेंट में। क्लियर? चलो, वैसे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो आपके करने के लिए ही रहते हैं, क्योंकि वो यही बोला ना, बताइए क्या हो सकता है अवॉइड। क्लियर? ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहे कि क्या डेफिनेशन है रिसोर्सेज की, क्या डेफिनेशन है, आपसे सीधे बस पूछा जा रहा है कि क्या किया जा सकता है या कुछ तरीके बताइए, यानी आपका दिमाग चलाने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। चलो, पेज नंबर 20 का क्वेश्चन, डिस्कस सम मोर रीजंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ऑफ लैंड यूज पैटर्न, हैज योर प्लेस अंडरगॉन एनी चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न इन रीसेंट ईयर्स। आपको कुछ जो रीजंस बताने हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ना, जो लैंड यूज पैटर्न धीरे धीरे जो है बदल रहा है, लैंड यूज़ पैटर्न बदल रहा है, पहले खेती बाड़ी के लिए यूज़ हो रहा है, फिर बिल्डिंग्स बन गई, फिर इंडस्ट्री बन गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पहले रूरल एरिया था, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो लैंड यूज़ पैटर्न जो चेंज हो रहा है, हैज़ योर प्लेस अंडरगॉन एनी चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न इन रिसेंट ईयर्स। क्या बीते सालों में आपकी जो जगह है वहाँ पे कुछ पैटर्न में चेंज हुआ, पहले ज़मीन किस लिए थी, आज वो ज़मीन किस लिए यूज़ हो जा रही है, तो आपके आसपास या आप बीते सालों में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, वो बताना है हमें। चलो, rapid increase in population as well as the increase in their demands have resulted into changes in the land use pattern। अब population इतनी बढ़ रही है, population बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, उनकी नीड्स है भाई, उन्हें भी सर्वाइव करना है ना, उनको भी बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, तो बेसिकली उनके कारण क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, जिसके कारण रिजल्टेड इनटू चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न। भाई अगर खाली जो ज़मीनें हैं जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, जंगलात वाला एरिया है, तो जनता जनार्दन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कहीं तो रहेगी, ज़मीन पे तो रहेगी नहीं, है ना, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लॉट काटने पड़ेंगे, घर बिल्डिंग्स बनती जाएगी, कॉलोनीज बनती जाएगी, जिसके कारण जो नेचुरल जो एरियाज़ है, जैसे हम एग्रीकल्चर या उसकी फॉरेस्ट लैंड की बात करें, वो कम होते जाते। अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न है ना, शहरीकरण, पहले गांव का इलाका था, नेचुरल चीज़ें थी, धीरे धीरे बिल्डिंग्स बन रही, बहुत सी चीज़ें बदल रही। लार्ज स्केल फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रक्टेड टू एक्सपांड लैंड फॉर कल्टीवेशन। अगर हम बात करें सिर्फ रहने की, क्यों, अब इंसान बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो भाई खाने वाले पेट भी बहुत बढ़ेंगे, है ना, बहुत से लोग रहेंगे ना जिनको, सभी को खाना पीना ज़रूरी है, अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो अनाज इतना सारा उगाना है इतनी सारी जनता के लिए, तो कैसे होगा पॉसिबल, आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा भाई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए ज़मीन चाहिए, अब आपको खेती बाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए भाई, क्यों, क्योंकि अन्न आएगा, अनाज आएगा, अनाज से लोगों का पेट बढ़ेगा भरेगा, तो आप क्या करोगे भाई, फॉरेस्ट कवर को उसको डिस्ट्रॉय करोगे, उसको ख़त्म हटाओगे, ताकि वहाँ पर आप कल्टिवेशन कर सको, फार्मिंग कर सको। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ ऑल्सो चेंज इन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। जिस तरीके से तेज़ी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो लैंड यूज पैटर्न भी बदल रहा है, ठीक है। Yes, the grounds that were used for playing for children are now occupied to build infrastructure। एक ज़माने में जिस प्ले ग्राउंड में, अगर हमारे आसपास के चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं, जो मैंने भी देखा, जैसे हमारी नानी का एक अच्छा बड़ा प्ले ग्राउंड था, मैदान सही बड़ा सा, अब वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई है। पहले एक ज़माने में वहाँ खेलते थे, खुला इतना बड़ा लगता था, वो बिल्डिंग्स बन गई, दीवारें बन गई, एक तो रेस्टोरेंट वगैरह बन गया, ऐसा हो गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये बदलाव हो गए, या आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, और अगर नहीं करा तो अब ज़रूर ऑब्जर्व करना कि पहले जो खाली पार्क ज़मीनें हुआ करती थी, अब क्या वहाँ पे हालात हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है। क्लियर? अर्बनाइजेशन, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती डिमांड्स। चलो पेज नंबर 21, एक्टिविटी डिस्कस सम मोर रीजंस which are responsible for changes of land use pattern. Has your place undergone any change in the land use pattern in recent years? है ना, ये एक्टिविटी डिस्कस करना है आपको, रीजंस जो रिस्पॉन्सिबल है ना लैंड यूज पैटर्न जो चेंजेस हो रहे हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। Has your place undergone any change in the land use pattern in recent years? क्या आपके जो recent years में changes हुए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। Find out from your parents, अपने पेरेंट्स से फाइंड आउट करो, है ना, जो बड़े हैं, है ना, ताकि आप इंटरव्यू वगैरह करो और क्वेश्चंस पूछो। ये तो अभी हमने करा, अब इसके बाद जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो यहाँ पे हमें लिखना है। बेस्ड ऑन द टेबल यू हैव जस्ट कंप्लीटेड, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ लैंड यूज पैटर्न दैट you foresee in your neighborhood after 20 years. Why do you think that land use patterns change over the years? देखो ये हमने अभी पढ़ लिया, पीछे रीजंस देख लिए, अब ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद इसको फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको पिक्चर वगैरह ड्रॉ करनी, इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो क्या दिया है, प्लेस दी है, मतलब प्लेस रूरल एरिया, तो नंबर ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री पहले कितनी पाली जाती थी, नंबर ऑफ ट्रीज, पॉन्ड्स कितने थे पहले विलेजेस में, तालाब वगैरह, मेन ऑक्यूपेशन है ना जो हेड ऑफ द फैमिली उनका क्या था, ये रूरल एरिया का बताना है। फिर अर्बन एरिया में नंबर ऑफ कार्स ओन, नंबर ऑफ रूम इन द हाउस, नंबर ऑफ मेटल रोड्स, नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स इन योर सिटी, नंबर ऑफ पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स। व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर इन देयर 30, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स लगभग अपने 30s के टाइम फेज में होंगे, तब क्या चीजें थी आपको बतानी है। व्हेन योर पेरेंट्स वर इन देयर 30s, ये तो आपके दादा दादी जी जब 30 के आसपास की उम्र में रहेंगे तब का बताना है। फिर आपके पेरेंट्स का बताना है। व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग, आपको बताना है अगर ये चेंज आपको दिखता है, या तो उतना का उतना ही दिख रहा है, पहले खेत था तो अभी भी खेत है तो ठीक है, पहले खेत था अब सड़क बन गई, अब बिल्डिंग बन गई, तो क्यों ये हो रहा है, ये भी रीजन आपको देना है, ठीक है। आर कॉमन एरियाज एंड ओपन स्पेसेस डिसअपियरिंग, क्या ये जो कॉमन एरियाज है, जो खुली खुली पहले जगह होती थी, धीरे धीरे क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। तो ये आपको आंसर करना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्लेस रूरल, नंबर ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री ओन, है ना, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स अपने 30s में थे तो कैटल कितनी थी, 2 पर फैमिली, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स थे अपने 30s में, यानी ये तो दादाजी की जवानी के टाइम की बात है, अब मम्मी पापा के टाइम की, तो ये 1 हो गए, पहले 2 थे अब 1 हो गए, चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग, क्यों ये हो रहा है, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अदर जॉब्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, पहले कैटल पाली जाती थी, अब क्यों नहीं है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अब ये सब छोड़ के अदर जॉब्स में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आप बोलोगे कि एक ज़माने में हमारे दादाजी दादी जी लोग भाई किसान हुआ करते थे, लेकिन हम तो इंजीनियर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, आपने दूसरी जॉब्स अपना ली, तो पहले कैटल पर फैमिली इतनी थी अब कम हो गई, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं आर कॉमन एरियाज एंड ओपन स्पेसेस डिसअपियरिंग, तो यस, हाँ भाई अब डिसअपियर हो रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रीज एंड पॉन्ड्स इन द विलेज, विलेज में पहले ट्री और पॉन्ड्स कितने थे, तो दादाजी दादी जी के टाइम पे तो 150 और पॉन्ड्स 5 थे, मतलब 150 ऑलमोस्ट पेड़ हुआ करते थे, और जो तालाब 5 थे। आपके मम्मी पापा के टाइम की बात करें तो अब पेड़ 10 हैं और पॉन्ड 1 ही है। क्यों ये हो रहा है, बिकॉज ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो काट काट के भाई जगह बनाई जा रही है, रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, तो क्या आपके जो ओपन स्पेसेस और एरियाज डिसअपियर हो रहे हैं, तो यस आएगा आंसर। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो पहले एग्रीकल्चर करते थे। पापा लोग के टाइम पे, पापा की लोग की बात करें तो उनकी दुकान थी, यानी एग्रीकल्चर से अब दुकान वाले हो गए। उनके पहले जो पिताजी लोग एग्रीकल्चर करते थे, जैसे मेरे पापा जी के पापा, जो मेरे दादाजी पहले किसान होंगे, लेकिन अब मेरे पापा जॉब कर रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो बदल गए। ऐसे ही इनके जो दादाजी लोग पहले एग्रीकल्चर होंगे, अब स्मॉल शॉप हो गई, ये आप अपने अकॉर्डिंग पूछ के कर सकते हो। ड्यू टू अनप्रोडक्टिव लैंड एंड स्मॉल साइज, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लैंड अब इतना अनप्रोडक्टिव रहा नहीं, इतनी अच्छी फसल हो नहीं रही है ना, और छोटे लेवल का ज़मीन बची है, ज़मीन इतनी बची नहीं है, कहाँ खेती करेंगे, तो अब अपनी दुकान वगैरह खोल ली। आर कॉमन एरिया एंड ओपन स्पेसेस डिसअपियरिंग, नॉट एप्लीकेबल, एन ए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल। अब अर्बन एरिया, ये रूरल एरिया का देख लिया। अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें, नंबर ऑफ कार्स ओन, जब आपके दादाजी लोग 30s में होंगे तब उनके पास कोई कार नहीं थी, पहले के ज़माने में कहाँ अब कार सुनने को मिलती थी, हाँ, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की बात करें तो 1 कार है पर हाउस होल्ड। चेंजेस क्यों हो रहे, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, भाई इनकम बढ़ गई तो कार वगैरह ले ली, पहले लोग ऐसे बेचारे गरीब या नॉर्मल हुआ करते थे, अब पैसा बढ़ता है, लोग कमाते हैं तो कार खरीद ली। इसमें कुछ ओपन स्पेसेस जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो नॉट एप्लीकेबल। नंबर ऑफ रूम्स इन द हाउस, पहले घर में कितने रूम थे, 4 कमरों का घर हुआ करता था, अब 2 कमरों का घर है।
ड्यू टू डिवीजन अमंग मेंबर्स, भाई 2 कमरे क्यों, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो डिवाइड हो गए, किसी ने दूसरा घर ले लिया, कोई दूसरी जगह चला गया, इस तरीके से। क्या ओपन स्पेसेस वगैरह कम हो रही, इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यस। रोड्स पहले कितनी हुआ करती थी, जो ब्रॉड मेटल रोड्स है, 1, अब कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 बन गई। ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, भाई अब क्यों बन गई रोड इतनी, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बन गई है ना, रोड के थ्रू लोगों का आना जाना चल रहा है, लोग जाते हैं, ट्रेड करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जॉब्स वगैरह का पर्पस, एजुकेशन का हो गया, और गवर्नमेंट भी ऐसे इनिशिएटिव ले रही कि सड़कें वगैरह बनाई जाए, ठीक है। क्या ये इसमें एप्लीकेबल है, मतलब ये ओपन स्पेसेस वगैरह कवर कर रहे हैं, तो भाई यस। नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स इन अ सिटी, सिटी में पहले फ्लाईओवर्स कितने थे, दादाजी लोगों के टाइम पे तो कोई भी नहीं थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए। क्यों हो गए, रीजन ड्यू टू कंजेस्टेड ऑन द रोड, क्योंकि जो हम बोलते थे कंजेस्टेड हो रही है रोड, दिक्कत होती है, तो फ्लाईओवर बन जाते ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए व्हीकल्स के लिए इधर उधर से जाना, ठीक है। क्या ये ओपन स्पेसेस वगैरह कवर कर रहा है, ले रहा है, तो यस। नंबर ऑफ पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स, पहले पार्क्स और प्ले ग्राउंड कितने होते थे, जैसे 2 या 4, अब कितने हैं, 3 या 2 कह सकते हैं। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, तो पार्क्स वगैरह प्ले ग्राउंड जैसे कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ भी ओपन स्पेसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यस हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, इसका ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो भाई, ये रूरल एरिया का है, ये ध्यान रखना रूरल एरियाज़ का है। तो जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी लोगों के टाइम पे कैसा था, आपके पेरेंट्स के टाइम पे कैसा हुआ, ये हो क्यों रहा है, पहले अगर कैटल लिखते थे अब कम हो गए, तो रीज़न क्या है ये बताना है, और क्या जो कॉमन एरिया, जो ओपन स्पेसेस, खाली जो जगह पहले ज़माने में होती थी अब डिसअपेयर हुई है या नहीं हुई है इनके कारण, तो वो आपको बताना है। तो यस या नो या नॉट एप्लीकेबल, जैसा भी है, ठीक है। चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट। सो इसी के साथ भाई हमारे चैप्टर 2 के भी इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे क्या क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।